एंड इसका वहाँ कोई हम साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, राइट? इट इज़ वेरी अनसाइंटिफिक। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की यहाँ बात करी जा रही है। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या होते हैं? साथ वाइगोत्स्की क्या कहता है? वाइगोत्स्की कहता है कि हमारा जो माइंड है इट डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद सोशल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सान्या चंद्रानी एंड आज का हमारा डिस्कशन होने जा रहा है अबाउट चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास 11 पार्ट 2। सो हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसके अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट योर साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आता है, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी. So if you want to watch that video, you can watch that as well. And in part 2, we are going to talk about the evolution of psychology, the different branches of psychology, different types of psychologists, and a lot more. So I hope आप इस सेशन के लिए काफ़ी excited हैं. So before we begin with our session, let us look at what Power Within Psychology has to offer us. Power Within Psychology 2018 में आया था, and till now we have trained 10,000 से plus individuals in the field of psychology. मनस्थिति इज आवर प्रोग्राम एंड इस प्रोग्राम में हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे जाते हैं एंड देन वी ऑफर देम मेंटोरशिप सर्विसेज, career guidance services, and a lot more. So in case you want your school or college to have a discussion on psychology field, you can reach out to us. हमारे कुछ बैचेस हैं जो चल रहे हैं, अभी ऑनगोइंग है, जिनमें आप इनरोल कर सकते हैं. तो आरंभ बैच है हमारा फॉर योर CUET UG 2026. तो ये अभी शुरू हो गया है एंड हमने चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है. सो इन केस यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट और यू नो समबडी हु इज इन क्लास 12 और इफ यू वांट टू गो ओवर योर बेसिक्स, यू कैन जॉइन आवर आरंभ बैच. देन हमारा लक्ष्य बैच इज फॉर CUET PG. So if you are targeting CUET PG, then you can join this batch. It is very popular among students. Then हमारा सफलता बैच है, इट इज़ फॉर MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी एग्जाम एंड अब इनको हम MA क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, विच इज़ RCI approved. देन हमारा संकल्प बैच है जो हमारा नेट JRF एंड साथ ही साथ गेट एग्जाम को टारगेट करता है. ये हमारे कुछ 4 ईयर्स से टॉपर्स रहे हैं. सो ये इन सब ने एयर इंडिया 1 स्कोर किया है. सो इफ यू वांट टू बिकम वन ऑफ देम, यू नो इन विच कोर्स यू शुड इनरोल. आज का हमारा पॉजिटिव थॉट या मोटिवेशन है, जस्ट कीप डूइंग द बेस्ट यू कैन. सो आप जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, वही करिए. ट्राई टू डू योर बेस्ट एवरी डे एंड योर रिजल्ट्स विल फॉलो यू. ऑलराइट, with this we can start with our session today. So evolution of psychology basically talks about psychology कहाँ से आया है, कहाँ से evolution हुई है. तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं schools of psychology. ओके, schools of psychology के अंदर सबसे पहला स्कूल है हमारा structuralism. structuralism क्या कहता है? structuralism कहता है कि हम माइंड को एज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखते हैं. एंड ये किसने कंसेप्ट दिया था? हमारे विलियम वट ने दिया था. एंड इन्होंने अपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी खड़ी करी थी इन लीप्सिंग, जर्मनी. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये 1 मार्कर में पूछा जाता है. ऑलराइट, ओके. अब इसमें इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म स्टडी कैसे किया था? थ्रू इंट्रोस्पेक्शन मेथड. नाउ व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इसको हम समझते हैं. एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो दैट यू आर बाइटिंग इनटू एन अनियन, या इमेजिन करो यू आर बाइटिंग इनटू अ लेमन. ऑलराइट, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दिस एंड टेल मी कि आपको आफ्टर लाइक 4-5 सेकेंड्स क्या टेस्ट आ रहा है. सो हो सकता है अगर आपने लेमन के अंदर बाइट किया हो तो आप सोच रहे हो कि आपको खट्टा सा टेस्ट आया है, यू नो, अ बिट सेवरी. सो व्हाट इज दैट? दैट इज जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को मुझे बता रहे हो इन डिटेल. सो इंट्रोस्पेक्शन इज द सेम मेथड जिसमें सब्जेक्ट मतलब इंडिविजुअल से पूछा जाता है कि अच्छा आपने ये फील किया तो आपका दिमाग कैसे चल रहा था उस टाइम में, व्हाट वाज द मेंटल प्रोसेस व्हिच वाज गोइंग ऑन. तो जब हम इस चीज़ को डिटेल में जानते हैं, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. एंड इंट्रोस्पेक्शन इज यूज्ड टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड. ऑलराइट, एंड सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है इस स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ साइकोलॉजी का? दैट इट इज अनसाइंटिफिक एंड सब्जेक्टिव. अब फॉर एग्जाम्पल आपने लेमन के अंदर बाइट किया, हो सकता है किसी एक को खट्टा टेस्ट आया हो और हो सकता है किसी एक को जिनको लेमन बहुत पसंद है उनको स्वीट टेस्ट आया हो. राइट, तो हर किसी का एक्सपीरियंस क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, मतलब सब्जेक्टिव हो जाता है. एंड इसका वहाँ कोई हम साइंटिफिक प्रूफ नहीं है. राइट, इट इज़ वेरी अनसाइंटिफिक, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते. तो ये इसका सबसे बिगेस्ट ड्रॉबैक है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू.
ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज फंक्शनलिज्म व्हिच वाज गिवन बाय विलियम जेम्स. नाउ विलियम जेम्स ने अपनी लैबोरेटरी कहाँ एस्टैब्लिश करी थी साइकोलॉजी की? इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स. अगेन दिस आल्सो बिकम्स अ वेरी वाइबल इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जाम. एंड इन्होंने किस चीज पे फोकस करी थी? लेट्स ब्रेक द वर्ड ऑफ फंक्शनलिज्म. फंक्शन आ रहा है इसमें, राइट? तो इसने फोकस किया था फंक्शन ऑफ माइंड में. साथ ही साथ इन्होंने देखा था कि हम कैसे अपने माइंड को यूज करते हैं टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट. अब फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, राइट? तो आपने खाना खा लिया. सो यू अडेप्टेड टू योर सर्वाइवल नीड्स. आपने खाना खा लिया. सो हाउ डिड यू अडेप्ट इज योर फंक्शनलिज्म, फंक्शन ऑफ योर माइंड. साथ ही साथ ये कहते हैं कि फंक्शनलिज्म फोकसेस ऑन द ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस. ठीक है, तो नॉट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर्स बट एन लंबी ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस. साथ ही साथ ये कहते हैं जॉन ड्यूई, जो हमारे एक और साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने फंक्शनलिज्म का आइडिया लिया था और एजुकेशन में एक्सपैंड किया था. ऑलराइट, सो ये हमारा स्कूल यहाँ खत्म होता है. नेक्स्ट वी लुक एट आवर जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी. दिस इज द थर्ड स्कूल. नाउ यू हैव टू रिमेंबर, जेस्टॉल्ट में क्या आ रहा है? जी आ रहा है. ऑलराइट, और जर्मनी में क्या आ रहा है? जी आ रहा है. सो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि जर्मनी के अंदर ओरिजिन हुआ था जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का, and it came as a reaction to your structuralism. Alright. Now, what does Gestalt psychology say? It says that we look at an object with the whole of the sum is greater than the whole is greater than the sum of its parts. Alright. So what does this mean is कि हम जब देखते हैं एक चीज को हम पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे. इनफैक्ट वी विल लुक इट एज अ होल. तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी का अगर फेस देखते हो, राइट? तो आप ऐसे तो नहीं आईज पहले देखते हो, नोज बाद में देखते हो, फिर उनका माउथ बाद में देखते हो. नो, यू लुक एट इट एज अ होल फेस. तो व्हेन वी आर लुकिंग एट द होल instead of the sum of its parts, it's your Gestalt psychology. Alright. Similarly, one more example we can take is जब आप साइकोलॉजी की बुक देखते हो, आप पढ़ते हो, तो उसके अंदर क्या आप टेक्स्ट को अलग से देखते हो और पन्ने को अलग से देखते हो, राइट? ऐसा तो नहीं होता. यू लुक एट इट एज अ होल. सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल फॉर यू. नाउ नेक्स्ट इज आवर बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म में ये तीन साइकोलॉजिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो हमारे जॉन बी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म को डिस्कवर किया था. ऑलराइट, इन्होंने डिस्कवर किया था. साथ ही साथ हमारे आइवन पावलोव है, इन्होंने भी बिहेवियरिज्म में अपना योगदान दिया है. इन्होंने हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी. ऑलराइट. एंड हमारे बीएफ स्किनर जो है, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग इस्टेब्लिश करी थी. ऑलराइट, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग यू आर गोइंग टू लर्न मोर इन डिटेल इन योर चैप्टर नंबर 5 विच इज लर्निंग. ऑलराइट, तो उनके नाम वहाँ पे रिपीट होंगे, सो यू शुड नो. बिहेवियरिज्म किस चीज़ पे फोकस करता है? बिहेवियरिज्म कहता है हम सिर्फ वही बिहेवियर देख सकते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑलराइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देख सकती हूँ कि मेरा दोस्त मेरे जोक पे हंस रहा है, तो मतलब इट इज़ एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मतलब बिहेवियरिज्म वहाँ पे यूज होगा. बट फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चरलिज्म क्या बात करता है कि मैंने कुछ सोचा. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेमन बाइट किया और मेरे को खट्टा टेस्ट आया. अब ये ऑब्जर्वेबल तो नहीं है ना सामने वाले इंसान को, इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है. तो सबसे बड़ा क्रिटिक स्ट्रक्चरलिज्म का बिहेवियरिज्म ही था, बिकॉज वो क्वेश्चन करता था कि आप कैसे कैसे बिहेवियर को वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, तो बिहेवियरिज्म ओनली फोकसेस ऑन योर वेरीफाइबल बिहेवियर. ऑलराइट. साथ ही साथ ये देखता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो किसी चीज़ को. तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की यहाँ बात करी जा रही है. तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपने जैकेट पहन ली, तो यहाँ पे सर्दी क्या हुआ? सर्दी वाज समथिंग व्हिच कॉज्ड दैट, तो इट इज़ अ स्टिमुलस. एंड आपने जैकेट पहन ली, दैट वाज योर रिस्पॉन्स टू द ठंड वाला बिहेवियर, तो दैट इज़ अ रिस्पॉन्स. ऑलराइट, तो बिहेवियर हमारा स्टडी करता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. ऑलराइट, फिर आते हैं हमारे साइको एनालिसिस जिन्होंने दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने. ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट एंड इनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12th में. ऑलराइट, सो ये क्या कहता है कि बिहेवियर जो है हमारा, इट इज़ ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. बेसिकली ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है, दे आर वेरी बरीड डीप इनसाइड अस. ऑलराइट, साथ ही साथ ये बात करता है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में. सिगमंड फ्रॉइड कहते थे कि हम अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से बहुत शेप होती है हमारी पूरी पर्सनालिटी. फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड हु वाज निग्लेक्टेड इन देयर चाइल्डहुड, हो सकता है दैट चाइल्ड नाउ हैज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ एस्टीम इश्यूज, राइट?
सो हमारा सब कुछ चाइल्डहुड से आता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। साथ ही साथ उन्होंने प्लेजर सीकिंग डिजायर्स की भी बात करी थी, जो आप क्लास 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किन्होंने दिया था? हमारे कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो ने। एंड इनका व्यू काफी ऑप्टिमिस्टिक था, तो इनका एक बहुत पॉजिटिव व्यू था रिगार्डिंग ह्यूमन नेचर। और वो कहते थे सारे ह्यूमन बींग्स के पास क्या है? फ्री विल है। फ्री विल माने दे हैव they can do anything that they want. Everything is in their control and they can invest their energy in anything they want. साथ ही साथ ये कहते थे कि सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर एक इनर पोटेंशियल है टू रीच देयर बेस्ट सेल्फ। ठीक है, तो अपनी बेस्ट सेल्फ रीच करने के लिए उनके पास अंदर ही अंदर इनेट बॉर्न एक स्ट्राइविंग है। तो उनको हम क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो दे कैन अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच इज योर बेस्ट सेल्फ। ठीक है, सो ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी थी। साथ ही साथ बिहेवियरिज्म को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी काफ़ी क्रिटिसाइज करती थी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बिहेवियर पे एम्फेसाइज करते थे एंड ह्यूमन फ्रीडम और डिग्निटी को कंसिडर नहीं करते थे। ऑलराइट, ह्यूमनिस्टिक नेचर को बेसिकली हमारा कंसिडर नहीं करा जाता था वहाँ पे। नेक्स्ट इज आर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यहाँ पे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, तो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, कॉग्निशन होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, इट इज ऑल्सो द एक्टिविटीज ऑफ माइंड। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसेस, थिंकिंग प्रोसेसेस, मेमोरी, हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, माइंड को हम किस चीज़ से कंपेयर करते हैं? यहाँ पे माइंड इज कंपेयर टू अ कंप्यूटर। तो जैसे कंप्यूटर स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन, राइट, और फिर रिटेन करता है जब हमारे को चाहिए होता है। सिमिलरली हमारा माइंड भी हमारी इन्फॉर्मेशन अंदर स्टोर करता है, देन जब हमें चाहिए होता है तो वो इनकोड करके हमें रिट्रीवल करता है। ऑलराइट, फिर हमारा नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सोशो कल्चरल व्यू। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? कि हम बेसिकली ह्यूमन बींग्स अपना माइंड खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय एक्सपीरियंसेस। तो फॉर एग्जाम्पल, आप आज अपने किसी दोस्त से मिले और उन्होंने कुछ आपको एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, तो हो सकता है आपका जो ओपिनियन था अबाउट सर्टेन थिंग्स वो चेंज हो गया, राइट? तो आपने अपना दिमाग खुद कंस्ट्रक्ट किया यूजिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस। तो स्ट्रक्चरलिज्म एंड सोशियो कल्चरल व्यू में सबसे ज़्यादा योगदान था हमारे पियाजे और वाइगोत्स्की का। जॉन पियाजे हमारे क्या कहते थे कि माइंड जो है वो बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है बाय एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा बच्चा अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा अगर स्काई ब्लू है तो क्यों है, या वो अलग अलग टॉयज से खेलता है, उनको गिरा के खेलता है। कभी कभार दे ऑल्सो लाइक ओपन ऑल पार्ट्स ऑफ द टॉयज टू सी। सो व्हाई इज दैट? अ चाइल्ड लाइक्स टू एक्सप्लोर, तभी वो नई चीज़ें सीखेगा। तो ये पियाजे का भी था। साथ ही साथ वाइगोत्स्की क्या कहता है? वाइगोत्स्की कहता है कि हमारा जो माइंड है इट डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद सोशल ह्यूमन बींग्स। हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, हम जिस सोसाइटी में सराउंडेड है, उसके हिसाब से हमारा व्यू और हमारा माइंड डेवलप होता है। ऑलराइट, सो हमने सारे एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी के स्कूल्स कवर कर लिए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स अ लिटिल इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। ऑलराइट, सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, बट स्टिल वी नीड टू गो थ्रू दिस। सो हमारा इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन आता है यहाँ पे। तो किस चीज़ पे फोकस रहता है इंडियन साइकोलॉजी का? हमारे सेल्फ पे, हमारे माइंड बॉडी रिलेशंस पे, हमारे सेल्फ पे, हमारे कॉग्निशन, परसेप्शन, इल्यूजन एंड ऑल पे। मॉडर्न साइकोलॉजी हमारी जो है इंडियन साइकोलॉजी, इट इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर वेस्टर्न साइकोलॉजी। सो लेट अस लुक एट हाउ इट इज हैपन्स। सो ये कुछ डेट्स है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो इसमें सबसे पहले तो ये आपको लर्न ही करना होगा, हमारी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस और लैब कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? कैलकाटा यूनिवर्सिटी में हुआ था इन 1915। वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर यू। हमारा फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट फिर कब इस्टेब्लिश हुआ? 1916 में। अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ? 1938 में। फिर कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पीपल के नाम हैं यहाँ पे जिन्होंने साइकोलॉजी में अपना योगदान दिया था, एंड दे ऑल आर इंडियन पीपल। सो हमारे डॉक्टर नरेंद्रनाथ सिंह गुप्ता, इन्होंने हमारा एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन दिया था, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेकर आए थे वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, एंड ही वाज ट्रेन अंडर विलियम वंट। विलियम वंट ने क्या दिया था? स्ट्रक्चरलिज्म। ऑलराइट, सेकेंडली हमारे आए थे प्रोफेसर गिरेंद्र बोस। गिरेंद्र बोस कौन थे? He founded the Indian Psychoanalytical Association in 1922.
सो इन्होंने किसके अंदर ट्रेनिंग करी थी? सिगमंड फ्रॉइड के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग की थी। फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस का मतलब है, ये सिगमंड फ्रॉइड का एक योगदान था साइको एनालिसिस। तो उसके अंदर ट्रेन करके गिरिंद्र शेखर बोस ने अपना इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन निकाला। फिर मैसूर एंड पटना में भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश हुए। अब हमारे पास मोर देन 70 यूनिवर्सिटीज, आई थिंक मोर देन ही है, साइकोलॉजी कोर्सेज ऑफर करती है। हमारे कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है, जैसे उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ऑलराइट, सो ये कुछ डेट्स है, कुछ नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। सो नाउ लेट अस लुक एट द 4 phases इन विच साइकोलॉजी डेवलप्ड। एंड एक इन्होंने दिया था, हमारे दुर्गानंद सिन्हा ने दिया था। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। तो साइकोलॉजी इंडिया में कैसे इंटीग्रेट हुआ, इट हैपेंड इन 4 phases। सो ये 4 phases कैसे थे, इनमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट फेज था हमारा बिफोर हमारे इंडिपेंडेंस, विच इज बिफोर हमारा 1947। तो यहाँ पे फोकस सिर्फ हमारे वेस्टर्न साइकोलॉजी पे था। इंडियन साइकोलॉजी पे देयर वाज एब्सोल्युटली नो फोकस। तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, टेस्टिंग, इन पे ही फोकस करते थे। फिर हमारा फेज 2 आया इन 1960s। अब यहाँ पे हमने देखा कि अच्छा ये तो वेस्टर्न आइडियाज है, मे बी वी कैन डू समथिंग इन इंडियन आइडियाज एज वेल। तो हम ट्राई करने लगे कि वेस्टर्न आइडियाज को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर हमारा फेज 3 आया विच वाज आफ्टर आवर 1960s। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि अब हमारी नीड शिफ्ट हो गई थी टू लुक एट Indian tradition and look at how Western things can contribute to Indian tradition. But we also saw जब हम Western practices को Indian tradition में ला रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एड्रेस नहीं हो पा रही है। For example, there was a big cultural gap between the Western and the Indian society, right? काफ़ी cultural limitations आ गई, काफ़ी cultural differences आ गए। तो इस वजह से हमने नोटिस किया कि हमारे को इंडियन साइकोलॉजी की काफ़ी नीड है। हमारे को अपना डिपेंडेंस जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी पे, उसको कम करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये रियलाइजेशन हमारे पोस्ट 1960s में आई थी। फिर हमारा फेज 4 1970s में हमने इंडियनाइजेशन अचीव कर लिया था। इसमें इंडियन साइकोलॉजी धीरे धीरे आने लग गई थी एंड हमने एक कल्चरल शिफ्ट देखा। सो नाउ द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव हैड शिफ्टेड टू एन इंडियन कल्चरल पर्सपेक्टिव फॉर आवर इंडिया। एंड फिर काफ़ी सारे नए स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, काफ़ी सारे नए फ्रेमवर्क्स आने लगे, काफ़ी सारी नई पॉलिसीज जो हमारी इंडियन साइकोलॉजी को टारगेट करती है। ऑलराइट, so now that we have covered evolution, we have covered Indian psychology, now we will look at branches of psychology क्या है। So this portion becomes important also if you are wanting to look at कि आपको किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, right? आपको कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग लग रही है, so it is good for that as well. सबसे पहले we will look at cognitive psychology. कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है? एज वी स्टडी कॉग्निशन मतलब हमारे माइंड की एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, हमने मेंटल प्रोसेसेस स्टडी करेंगे, जैसे परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज, और हम डिसीजन कैसे मेक करते हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अपने माइंड को एक कंप्यूटर के साथ कंपेयर करते हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर हमारा कौन से कोलैबोरेशंस आएंगे, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में 2 लोग काम करते हैं, हमारे न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। ऑलराइट, साथ ही साथ ये लोग कहाँ काम करते हैं, लैब्स में काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नेचुरल अप्रोच भी रहता है जिसको हम इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। ऑलराइट, इसमें हम देखते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कैसे स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे माइंड के जितने प्रोसेसेस हैं वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी करती है। ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ब्रांच विच इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ना बायोलॉजिकल में अगर आप वर्ड देखेंगे तो बी आ रहा है, राइट? तो आप समझ जाइए इसमें आप कहीं ना कहीं ब्रेन की बात कर रहे हैं, बॉडी की बात कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर जब हम बिहेवियर एंड ब्रेन के को रिलेट करेंगे एक साथ, तो हम बात कर रहे होंगे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के। तो ये कहाँ कहाँ काम करते हैं? दे वर्क क्लोजली विद न्यूरो साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के साइंटिस्ट के साथ, ऑलराइट, इन सब के साथ यहाँ पे काम होता है देखने के लिए कि हमारा इम्यून सिस्टम हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम के अंदर कोई अगर डैमेज आता है तो वो हमारे बिहेवियर को कैसे डैमेज ला सकता है, तो ये सब बायोलॉजिकल साइकोलॉजी देखेगी। न्यूरोसाइकोलॉजी हमारी एक बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की एक्सटेंडेड ब्रांच हम मान सकते हैं। तो न्यूरो का मतलब है यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ ब्रेन पे काम है, ब्रेन एंड बिहेवियर पे। ऑलराइट,
सिर्फ ब्रेन और बिहेवियर पे, नॉट द एंटायर बॉडी। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट एक साथ काम करते हैं। हम ब्रेन के कुछ फंक्शंस और केमिकल मैसेंजर्स को यहाँ पे देखते हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं व्हिच हेल्प अस कम्युनिकेट विद अदर पीपल। साथ ही साथ ये हमारे, जैसे आपने सुना होगा डोपामीन का नाम सुना होगा, सेरोटोनिन का नाम सुना होगा। जब हम चॉकलेट खाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारा डोपामीन लेवल इंक्रीज होता है विच इज लाइक अ फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड। या जब हम एक्सरसाइज करते हैं हम बेटर फील करने लगते हैं। बाय बिकॉज एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। सो दीज आर ऑल ब्रेन केमिकल्स। दिस विल बी स्टडीड बाय अ न्यूरोसाइकोलॉजी। Now, how is this studied? By using EEG, PET scan and fMRI. Alright. So if you look at this image right here, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक इंसान है, उसके ब्रेन पे हमने इलेक्ट्रोड्स प्लेस करे हैं, लाइक इट्स अ मशीन काइंड ऑफ थिंग वी पुट, एंड साथ ही साथ ये कनेक्टेड होता है टुवर्ड्स अ मॉनिटर, टुवर्ड्स इट राइट। ठीक है, तो इसके अंदर हम ब्रेन वेव्स को कैलकुलेट करते हैं कि इंसान के अंदर ब्रेन वेव्स कैसे चल रही है, एंड वो सब इस रीडिंग में डिनोट हो जाता है। ऑलराइट। साथ ही साथ अगर आप इस इमेज को देखेंगे, ये हमारा fMRI है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर आपने देखा भी होगा काफ़ी सीरीज में या कभी कभी रियल लाइफ में, तो इसमें पेशेंट जो है हमारा यहाँ पे लेटता है एंड उनको हम इस मशीन के अंदर डालते हैं। इट्स लाइक अ सर्कुलर मशीन एंड ये रोटेट होती है, राइट। एंड इसके अंदर हमारी ब्रेन की पिक्चर्स क्लिक होती है। पिक्चर्स फिर कहाँ शो होती है? यहाँ पे एक मॉनिटर होता है डॉक्टर के पास, जहाँ पे ब्रेन की सारी इमेजेस आ जाती है, एंड अगर कोई मैल फंक्शन है या कोई दिक्कत है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऑलराइट, तो ये डैमेज ब्रेन फंक्शंस भी चेक करते हैं। आई होप दिस वाज क्लियर। फिर हम आते हैं अपने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे। नाउ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किस पे फोकस कर रहा है? आपकी चेंजेस पे, आपकी ग्रोथ पे, विच हैपन्स फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। कंसेप्शन मतलब जब बच्चा कंसीव होता है, एंड इट हैपन्स टिल योर ओल्ड एज। ऑलराइट, इसके अंदर हम काफ़ी चेंजेस देखते हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस क्या आ रहा है बच्चे के अंदर जब वो बड़ा हो रहा है। साइकोलॉजिकल चेंजेस कैसा आ रहा है, मतलब उसका दिमाग कैसे शेप हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी कैसे शेप हो रही है। सोशल चेंजेस कैसे आ रहे हैं, वो दोस्त कैसे बना रहा है, हाउ ही और शी इज एक्टिंग विद द सोसाइटी। सो ऑल दीज चेंजेस दैट वी सी फ्रॉम योर कंसेप्शन टू योर ओल्ड एज इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट देखेंगे। कौन कौन इसमें काम करता होगा? इसमें तो कोलैबोरेशन रहता है हमारा एजुकेटर्स का, न्यूरोलॉजिस्ट का, सोशल वर्कर्स का एंड काउंसलर्स का। ये सब साथ मिलके काम करते हैं टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस लाइफ स्पैन अप्रोच। ऑलराइट, सो इसके अंदर हम ट्रेट्स भी देखते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, इमोशन, लोगों का मोरालिटी कैसे चेंज होती है, लोगों को समझ कैसे आता है सही गलत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को देखोगे और आप उनसे पूछोगे 5 साल के बच्चे से सही गलत क्या है, तो वो कहेगा जिस चीज़ के लिए मुझे पनिशमेंट मिलती है वो चीज़ गलत है, जिसके लिए मुझे प्रेज मिलती है वो सही चीज़ है। तो इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंस। फिर जब इंसान बड़ा हो जाता है तो हम आपसे पूछते हैं क्या गलत है क्या सही है, तो वो कहता है मैं लॉ को फॉलो करता हूँ, सो व्हाट इज़ राइट, मॉरली राइट। राइट, तो मतलब चेंजेस आ जाते हैं बहुत ज़्यादा हमारी थिंकिंग में। फिर नेक्स्ट है हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी अगर आप वर्ड ब्रेक करेंगे तो सोसाइटी की बात हो रही है। सो इसमें हम बात करते हैं कि लोग अपने सोशल एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑलराइट, तो आप किसी से बात करते हैं या किसी से मिलते हैं तो वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर पा रहा है ऑन डे टू डे बेसिस। ऑलराइट, आपका बिहेवियर कैसे चेंज कर पा रहा है। सो इसमें जो हम कुछ टॉपिक स्टडी करते हैं वो है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड एज इन आपका एटीट्यूड कैसे बन रहा है। कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक भेड़ चाल की सिचुएशन को फॉलो करें। ओबीडियंस, आप किसको अवॉइड करते हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, आप लोग किसी से अट्रैक्ट होते हैं। हेल्पफुल बिहेवियर, प्रेजुडाइज, अग्रेशन, सोशल मोटिवेशन, इंटरग्रुप रिलेशंस एंड एक्सेट्रा। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। दिस नाउ फोकसेस ऑन हाउ द कल्चर इम्पैक्ट्स आवर थॉट्स, बिहेवियर्स एंड इमोशंस। ठीक है, तो इसमें क्या हम कहते हैं कि कल्चर हमारा कैसे इम्पैक्ट कर हमारे बिहेवियर को। अब अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखते हैं तो यहाँ पे नमस्ते करना इज लाइक अ वेरी नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग, राइट। बट अगर आप बाहर जाके ये करेंगे तो उनके लिए काफ़ी अलग चीज़ होगी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे हाथ से खाना खाते हैं, पर अगर हम बाहर जाके हाथ से खाना कोई खाएगा तो हो सकता है दे माइट गेट लुक्स फ्रॉम अदर पीपल। वन मोर एग्जाम्पल कुड बी दैट वी टच द फीट ऑफ एल्डर्स एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। पर अगर हम वहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री में जाके करें, मे बी दे फाइंड दिस कल्चर अ लिटिल डिफरेंट।
राइट। तो हमारा कल्चर हमारे थॉट्स को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे कलेक्टिविस्टिक कल्चर फॉलो होता है, यहाँ पे बहुत फैमिली बेस्ड कल्चर है। वाइल इफ़ यू लुक एट अब्रॉड और इफ़ यू लुक एट द यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे एक बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर फॉलो होता है, मतलब वहाँ पे बहुत ही अपने से सेल्फ पे ज़्यादा फोकस रहता है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। नाउ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज आपका इन्वायरमेंट आपको बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन कितना है आपके आसपास जो आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है, टेम्परेचर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो गाजा में सिचुएशन हो रही है, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट होगा, राइट, बिकॉज उनका इन्वायरमेंट इज राइट नाउ सो हॉस्टाइल, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। सो ऐसी चीज़ें। साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट कैसा करता है कंट्री, रिसोर्स कंजर्वेशन कितना है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे को, आर देयर इनफ रिसोर्सेज फॉर ऑल ऑफ अस फॉर सर्वाइवल। तो बेसिकली एक अर्बन और एक रूरल पॉपुलेशन को अगर आप देखेंगे तो उनका अलग अलग टाइप का फिजिकल सेटिंग होगा जो उनके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता होगा। ऑलराइट। हेल्थ साइकोलॉजी किसकी बात करती है, बेसिकली इनका फोकस होता है कि साइकोलॉजी जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट लाते हैं। तो इसमें हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस से कैसे कोप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, राइट। सो ऑल दीज बिहेवियर्स, क्विटिंग स्मोकिंग, क्विटिंग alcohol, so all these behaviors which will promote our health will be talked about here. Alright. फिर हमारा आता है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही साथ हमारे साइकियाट्रिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जिनके पास सबसे पहले तो MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री होती है विच इज़ RCI अप्रूव्ड। ठीक है, ये हमारी नई डिग्री आई है अभी, एंड ये RCI ये इसी साल से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से लॉन्च करनी शुरू कर दी है। दिस इज़ अ 2 year का कोर्स and you need this to become a clinical psychologist. Now, clinical psychologists, they mainly deal with disorders and only disorders. ठीक है, psychological disorders जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, OCD हो गया, स्किजोफ्रेनिया हो गया, ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया, and a lot more. So when I'm talking about anxiety disorder, I'm talking about the disorder is something which happens for a very long term, very long duration of time, right? ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ते से मैं एंजाइटी में हूँ तो मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। No, it takes more than 6 months and it has like a proper list of symptoms that you need to diagnose before you can say that you have a disorder, and it can only be diagnosed by a clinical psychologist. Alright. तो कभी कभार हम कहते हैं ना कि अच्छा यार ये तो अपना रूम साफ नहीं रख रहा है, इसको तो इसको OCD नहीं है क्या, लाइक मुझे तो बहुत OCD हो रहा है ये देख के किसका रूम इतना गंदा है। सो दैट इज नॉट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी टू यूज। OCD is not just related with your cleanliness or your perfectionism जब हम बात करते हैं। OCD एक प्रॉपर डिसऑर्डर होता है एंड ये भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस करेगा। ऑलराइट। ना काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनकी डिग्री एक तो अलग होती है। सबसे पहले उनके पास होता है MA इन साइकोलॉजी या MA इन काउंसलिंग साइकोलॉजी विच इज नॉट RCI अप्रूव्ड। ठीक है। वन मोर थिंग दैट आई हैव टू ऐड इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास होता है RCI लाइसेंस। ठीक है, इनके बिना ये लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में एज ऑफ राइट नाउ इन इंडिया देयर इज नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड ये दोनों डिग्रीज भी अलग अलग होती है। फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट you need 4 years of your bachelor's in psychology, and for counseling you need 3 years of bachelor's and 2 years of normal master's, and for this you need 4 years of bachelor's and then 2 years of MA clinical psychology RCI approved. Okay, counseling psychologist किन के साथ डील करते हैं, हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर करियर प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर डिवोर्स प्रॉब्लम्स आ रही है या नॉर्मल डे टू डे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, बुलिंग हो रही है बच्चे को स्कूल में, तो ये एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डील करता है। ऑलराइट। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज इज क्लिनिकल विल डील विद मोर सीवियर टाइप ऑफ problems like your psychological disorders, and counseling will deal with less severe, maybe something which is normal anxiety and not a anxiety disorder. All right. ना साथ ही साथ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर साइकियाट्रिस्ट का काम क्या होता है। तो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब, दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन ओनली, दे हैव टू डू MBBS एंड उसके बाद दे डू अ स्पेशलाइजेशन इन साइकियाट्री विच इज देयर MD। ऑलराइट।
So one thing that you have to know is clinical and counseling psychologists, both of them can't give your medication. So no medication will be given by them. बट एक साइकेट्रिस्ट आपको मेडिकेशन दे सकता है. उनका काम है सिर्फ मेडिकेशन देना है. दे व्हाट दे कांट डू इज दे कांट काउंसल यू. ठीक है, काउंसलिंग नहीं कर सकते ये आपको बिल्कुल भी. Alright. फिर नेक्स्ट है हमारा आयो साइकोलॉजी. इनको हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं. तो ये कहाँ का फोकस होता है? ये आपका वर्क प्लेस बिहेवियर पे फोकस करता है. बेसिकली आपका मोर ऑन द कॉर्पोरेट साइड होता है ये. ठीक है, तो ऑफिस में जो साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉयड होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को देखते हैं, मेंटल हेल्थ को देखते हैं, ठीक है, ये काम होता है आयो साइकोलॉजिस्ट का. तो ये साथ ही साथ देखते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो खुश है, क्या वो मोटिवेटेड है, आर दे गिविंग देयर बेस्ट और आर दे नॉट मोटिवेटेड. हम क्या चेंज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में टू मोटिवेट देम. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी लुक्ड एट बाय देम. फिर आता है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी किस पे फोकस करेगा? आपके एजुकेशन पे, कि हमारे एजुकेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं टू मेक स्टूडेंट्स मोर अलाइंड विद इट. तो स्कूल साइकोलॉजी इसका एक एक्सटेंशन होता है. इसके अंदर हम स्कूल काउंसलर्स देखते हैं जो डील करते हैं बच्चों के साथ. तो अगर कोई बच्चा बुलिंग फेस कर रहा है या कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है स्कूल में, तो उनको हेल्प कराना, उनको मोटिवेट करना या फिर उनके साथ काम करना, ये एक स्कूल काउंसलर का काम होता है. साथ ही साथ दे प्रमोट इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, हमारे पास कुछ स्पेशल एजुकेटर्स भी होते हैं यहाँ पे. स्पेशल एजुकेटर्स का काम क्या होता है? दे वर्क विद स्पेशल नीड चिल्ड्रन, जैसे जिन बच्चों को हो सकता है ADHD हो या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ऑलराइट. फिर है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एज द नेम सजेस्ट, स्पोर्ट्स के ऊपर बात हो रही है. तो किस पे डील कर रहा है? आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस पे. तो जो एथलीट्स परफॉर्म करते हैं या जो स्पोर्ट्समैन जाते हैं ओलंपियाड्स में जाते हैं एंड दे परफॉर्म सर्टेन स्टंट्स एंड एवरीथिंग, तो उनकी मोटिवेशन और उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम होता है. तो उनको कोई स्ट्रेस हो रहा हो या मोटिवेशन चाहिए हो और दे आर फीलिंग अ सर्टेन सम काइंड ऑफ वे, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एंड दे आर इन वेरी हाई डिमांड एज ऑफ राइट नाउ. ऑलराइट, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ डिफरेंट कोर्स टू परस्यू एज वेल. नाउ दीज आर द सम अदर इमर्जिंग एरियाज जिनके बारे में आपकी बुक में डिटेल में नहीं गए हम. बट स्पेस के लिए वी नीड साइकोलॉजिस्ट, एविएशन के लिए चाहिए, मतलब एयरप्लेन्स के लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मिलिट्री के लिए होते हैं. मिलिट्री के लिए क्यों चाहिए? उनकी मोटिवेशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को देखने के लिए. पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो क्राइम देखते हैं, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इंजीनियरिंग, रूरल एंड साइकोलॉजी ऑफ वुमेन देखने वाले साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं. तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए. साइकोलॉजी के कुछ और डिसिप्लिन्स भी होते हैं. तो फॉर एग्जांपल हम इनको भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे अब. साइकोलॉजी कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं जैसे फिलॉसफी. फिलॉसफी क्या करता है? वो हमारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछता है, जैसे माइंड क्या है, इमोशंस क्या होते हैं, मोटिवेशन क्या होता है. ऑलराइट, तो फिलोसफिकल नेचर जब हम स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, दैट इज फिलोसफी. फिर मेडिसिन जो है, मेडिसिन डिसिप्लिन किस पे फोकस करता है हमारा? बेसिकली लिंकिंग हमारी मेंटल एंड हमारी फिजिकल हेल्थ को एक साथ. तो मेडिसिन में अगर हम बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं, तो दे विल बी वर्किंग इन काउंसलिंग सेक्टर्स, दे विल बी वर्किंग इन helping patients with their treatment, कि वो timely medicines दे, that they feel motivated to take medicines, they feel satisfied in the hospital that they are in, and post operative care after an operation or after something deadly, that they feel okay. ऑलराइट, उनको ओके फील कराने के लिए, उनको बेटर फील कराने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी में कैसा होता है? इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ये डॉल देखी होगी, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लबूबू डॉल. आई थिंक आप लोगों को तो पता ही होगा ये, राइट? बिकॉज दिस इज वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ, एंड this comes not from India, this comes somewhere from outside, and this is like available for I think 6 to 7,000, and people are buying this a lot and putting them on their designer bags. तो ये डॉल इतनी प्रिटी नहीं दिखती है, बट वाई इज एवरीबडी बाइंग इट, राइट? तो ये स्टडी करना कंज्यूमर बिहेवियर को क्या चीज़ डायरेक्ट कर रही है, ठीक है, या फिर अगर लोग पैसा बचा रहे हैं तो क्यों बचा रहे हैं, कोई डिसीजन बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं. तो दैट विल बी द काम ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन द इकोनॉमिक्स फील्ड.
सो इनमें कुछ हमारे पास नाम दिए गए हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, तो आप उनका नाम देख सकते हैं। फिर पॉलिटिकल सीन में क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये स्टडी करता है कि लोग पावर कैसे एक्सर्ट करते हैं, लोग वोट कैसे करते हैं, कि लाइक ऐसी क्यों है, कुछ पार्टीज को हम ज़्यादा वोट देते हैं, कुछ को कम देते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं बिटवीन पार्टीज, अथॉरिटी किस पार्टी के पास ज़्यादा है। सो दिस विल बी स्टडीड बाय पॉलिटिकल साइंस में साइकोलॉजिस्ट जो काम कर रहे हैं। सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी विल लुक एट, ये डिसिप्लिन लुक्स एट हाउ पीपल एक्चुअली वर्क एज अ कम्युनिटी एंड दे एक्चुअली वर्क इन अ सोसाइटी। लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं एंड कैसे उनका बिहेवियर शेप होता है। देन वी हैव कंप्यूटर साइंस विच इज़ अगेन, हम अपने माइंड को एक कंप्यूटर के साथ लिंक करते हैं, एंड जैसे कंप्यूटर हमारा स्टोर करता है चीज़ें, मिमिक करता है चीज़ें, हमारा माइंड भी सेम चीज़ प्रोसेस करता है। ऑलराइट, फिर आता है हमारा लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इनको हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। तो दिस विल फोकस ऑन बेसिकली कि साइकोलॉजिस्ट जो लॉ लॉ कोर्ट्स में अपॉइंट होते हैं या फिर जेल्स में अपॉइंट होते हैं, तो वो क्या स्टडी करते हैं, आई विटनेस टेस्टिमनी स्टडी करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने क्राइम कमिट किया और उन्होंने देखा उस इंसान ने, तो वो स्टैंड पे आएगा, तो देखना कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर उनको टेस्ट करना है कि उनको कितना याद है किसी इंसान को, दैट इज आई विटनेस मेमोरी। देन साथ ही साथ जूरी डिसीजंस को क्या अफेक्ट करता है। कभी कभार इंसान जिसने क्राइम किया होता है उसका हम डिसीजन जूरी से पूछते हैं कि अच्छा आप लोग जूरी बताओ कि शुड वी एक्ट, इज ए गिल्टी और नॉट। तो जूरी कैसे डिसाइड कर रही है ये, तो दैट विल ऑल्सो बी द स्टडी ऑफ अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। साथ ही साथ देखना कि कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, डिटेक्टिंग डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब झूठ बोलना या फिर उल्लू बनाना किसी को। सो दैट इज हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम। साथ ही साथ ये हमारी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है कि कौन से क्रिमिनल को कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, एंड ही और शी वाज इन द करेक्ट माइंडसेट जब उन्होंने क्राइम कमिट किया था या नहीं किया था। ऑलराइट, सो दिस विल बी द वर्क ऑफ अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली हमारा जर्नलिज्म। तो बेसिकली हमारे जितने भी टीवी में हम चीज़ें देखते हैं, न्यूज़पेपर में हम चीज़ें देखते हैं, तो बेसिकली लोग जैसे एक आम जनता जैसे चीज़ों को समझ रही होती है, अपना बिहेवियर शेप कर रही होती है, ऑडियंस कैसे अपना बिहेवियर शेप करती है। अगर आपको कोई ऐड दिख गया और ऐड में कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया, नाउ यू वांट टू बाय इट। सो ये सब कौन स्टडी करेगा, मीडिया इन्फ्लुएंसेस हमारे मास कम्युनिकेशन डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा म्यूज़िक, फाइनेंस एंड लिटरेचर। तो इसके अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि म्यूज़िक कैसे साइकोलॉजी को या फिर कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को बेटर करता है। तो देयर इज अ म्यूज़िक थेरेपी होती है जिसके अंदर हम रागास यूज़ करते हैं। तो दे आर लाइक सर्टेन काइंड ऑफ ट्यून्स दैट वी प्ले, जिससे इंसान को काम फील होता है एंड वो हील होता है। ऑलराइट, साथ ही साथ आर्ट्स में वी हैव आर्ट थेरेपी एज वेल। आप मंडाला वर्कशॉप इनके लिए देख सकते हैं, काफ़ी सारी आर्ट थेरेपी कोर्सेज अवेलेबल भी है। लिटरेचर कैसे इम्पैक्ट करता है, स्टोरीज कैसे इम्पैक्ट करती है, नरेटिव्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ऑलराइट, हमारे इमोशंस को और हमारे बिहेवियर को। फिर हमारा है आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर मतलब कि लोग कैसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। सो अगर एक रोड आपने देखा, रोड कैसे बनी है, तो उसमें हम कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं, जैसे कंफर्ट, सेफ्टी, एस्थेटिक भी होना चाहिए साथ ही साथ। तो हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं टू सी कि लोगों को क्या पसंद आएगा, कि लोग कितना ज़्यादा सेफ फील करेंगे वाइल यूजिंग दिस। तो हमारे रोड्स, हाईवेज कंस्ट्रक्ट करना, मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करना, उसमें भी साइकोलॉजी का काफ़ी अहम रोल है। सो लास्ट टॉपिक वी हैव फॉर टुडे साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, एंड इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होता है। साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ के अंदर हम बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी हम एवरीडे लाइफ में कहाँ का यूज़ करते हैं, राइट। तो साइकोलॉजी अब आपने समझ ली क्या होता है, इट इज़ मोर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल, इट गोज फार मोर देन दैट, राइट। सो जब हम किसी अपने आप को समझते हैं, लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं, फैमिली को समझते हैं, जब हम देखते हैं हमारे आसपास घर कैसे बना है, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो कितनी सारी चीज़ें साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप ये रीड कर सकते हैं, एंड इसके अंदर आप मुझे खुद बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप साइकोलॉजी को अपनी एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। ऑलराइट, so this is your homework for you, that you have to tell me where do you use psychology in your everyday life, and it could be anything from your day to day routine, जैसे टाइम मैनेजमेंट करना, या सोशल मीडिया से आप इन्फ्लुएंस होते हो तो आप चीज़ें खरीदते हो, दैट कैन बी साइकोलॉजी। अपनी स्टडी हैबिट्स में आप साइकोलॉजी यूज़ कर सकते हो। सो एनी थिंग विच इज़ पर्सनल टू यू, विच इज़ रेलिवेंट टू यू।
Alright, so let me know in the comment section. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. सो चैप्टर 1 खत्म हो चुका है एंड हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 हम करें. साथ ही साथ वी विल ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू एज वेल. Alright, thank you so much for watching everybody. In case you have any other doubts, please reach out to us. Thank you. Have a good day.